नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड के स्पेशल एपिसोड में, जहां पर बात हो रही है नवी मुंबई की। और ख़ास तौर पे हम इसके लिए नवी मुंबई भी आए हैं। पिछले हफ्ते आपने देखा, सुना और समझा कि नवी मुंबई कहां से शुरू हुआ, किस सोच के साथ शुरू हुआ और अब वो किस तरफ जा रहा है, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं, कितनी बड़ी प्लानिंग इसके लिए की जा रही है, रोज़गार के मौके, तमाम कनेक्टिविटी की चीज़ें, दूसरी सुविधाएं, एयरपोर्ट लिंक, ये सब कुछ हो रहा है और ऑलमोस्ट ट्रैक पर भी है। ऐसे में हमने सवाल उठाया था कि तब एक घर खरीदार के लिए और एक निवेशक के लिए इस इलाके में, इस नवी मुंबई में क्या मौके बनते हैं, तो उस पर आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारा वही पैनल एक बार फिर हमारे साथ है, एक्सपर्ट्स का पैनल। एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरुआत, अशोक छाजेड़ साहब हैं आर्यन सुपर स्ट्रक्चर से, श्री गोपाल काबरा जी हैं MD RR ग्लोबल, हमारे साथ सामंत साहब हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि नवी मुंबई आगे कैसे बढ़ रहा है। नील सिद्धि डेवलपर से हमारे साथ विलास कोठारी जी हैं और गौरांग त्रिवेदी जी हैं हमारे साथ प्रोग्रेसिव डेवलपर के। तो ये बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। और अब आपके काम की, पिछली बात भी आपके काम की थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फोकस और दीजिएगा। और शुरुआत एक बड़े प्रश्न के साथ। कोठारी साहब, मुझे बताइए कि मैं एक मिडिल क्लास हूँ, एक एवरेज सैलरी है ₹1,00,000 के आसपास तक की किसी व्यक्ति की, या उससे थोड़ी कम भी मान सकता हूँ। क्या मेरे लिए नवी मुंबई में घर खरीदने का मौका है? क्योंकि इस तरह का आदमी मुंबई में तो परेशान हो जाता है। सर, ₹1,00,000 अगर सैलरी है तो आपके पास तो नवी मुंबई में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एक है जो उलवा एरिया है, जो आज एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। MTHL जो शिवड़ी नावाशेवा लिंक रोड बन रहा है, दैट इज़ कनेक्टिंग उलवे नोड। फिर उसके आगे आप अगर JNPT की तरफ जाएंगे तो द्रोणागिरी नोड है। सिडको का नया पुष्पक नगर नोड डेवलप होने जा रहा है, जहाँ पे आप आराम से 40 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ तक के घर आपको 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम के आपको मिल सकते हैं प्रॉपर प्राइस में। इससे भी आगे चल के नैना एरिया जो आगे डेवलप होने जा रहा है, जिसका फेज़ 1 में से टाउन प्लानिंग स्कीम 1 और 2 पब्लिश हो चुकी है। यहाँ पे आपको अच्छे घर मिलेंगे 4,000 से लेके 5,000 रुपये के रेंज में, जो भी टावर रहेंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ जिसके अंदर रहेंगी। एक बेनिफिट सिडको से नैना एरिया में अच्छा किया है कि इन्होंने वहाँ पे मिनिमम 15 मीटर के रोड रखे हैं। पहले सिडको में 6 मीटर के रोड थे और अप्रोचेज जो है वो 45 मीटर के रोड वो लोग बना रहे हैं टू गो टू द नैना एरिया। सो यहाँ पे आप घर लेके, इट इज़ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। आपको रहने आना है तो भी अच्छा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे मकान बनेंगे, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स ऑल ओवर इंडिया देखेंगे तो नवी मुंबई में आज अनसोल्ड इन्वेंट्री इज वेरी लेस कंपेयर टू इन इंडिया। हार्डली परसेंटेज। हम ये इन्वेंट्री वाले चक्कर में जाते ही नहीं हैं। देवांग जी, मुझे ये बताइए कि मुंबई में अक्सर जब घर खरीदते हैं लोग तो वो स्टेशन के आजू बाजू देखते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से और जिस तरह का मुंबई का लीनियर एक पूरा जोग्राफी है। लेकिन नवी मुंबई थोड़ा अलग है। यहाँ पर कनेक्टिविटी क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऑफिस जाना है, घर जाना है, ट्रेन पकड़नी है, शायद प्रॉपर बॉम्बे पहुँचना है, उस लिहाज से कनेक्टिविटी का मामला कैसा है? कनेक्टिविटी इज़ वेरी गुड। आज भी अगर सायन पनवेल जो हाईवे का वाइडनिंग हुआ है, विद इन 45 मिनट्स बिकॉज ऑफ फ्रीवे यू कैन रीच साउथ बॉम्बे। एंड सेकेंडली, न्यू बॉम्बे के जितने स्टेशंस हैं उनके कोर एरियाज़ के आजू बाजू में पार्किंग की अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई है, सो पीपल कैन पार्क द व्हीकल एंड कम्यूट। Thirdly, 70% of the people, like unlike पहले जैसा था, 70% of the people who are staying in New Bombay have their job opportunities also in New Bombay. I think all this puts Navi Mumbai strategically in a very fulfilled zone. Right. क्योंकि पार्किंग की बात आपने की है और आप पार्किंग में भी हैं, अपना दखल रखते हैं काबरा जी, तो मैं आपसे सवाल पूछ ही लेता हूं कि पार्किंग इस समय न सिर्फ मुंबई या दिल्ली की बात है, देश के हर शहर में बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। नवी मुंबई, जैसा आप कह रहे हैं कि आपके पास स्टेशन के बाहर भी पार्किंग स्लॉट्स हैं, जो शायद प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनमें भी पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो अब चीज़ नई डेवलप हो रही है, अगर उस समस्या को आप पहले ही पकड़ लेंगे तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पार्किंग इस समय मुझे लगता है देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग की लाइफ 50 साल होती है, चाहे न्यू बॉम्बे में बने, चाहे उलवे में बने, चाहे बॉम्बे में बने। हम आज के हिसाब से भी गाड़ियों की पार्किंग का पूरा प्रोविज़न करते नहीं है। सरकार ने भी रूल ऐसे फ्लेक्सिबल बनाया कि बेसिकली इसमें गलती सरकार की, आर्किटेक्ट की, डेवलपर की और कंज्यूमर की, चारों की है। भाव इतने बढ़ गए कि वो कंज्यूमर भी सोचता है एक ही पार्किंग में काम चल जाएगा। अब 3 BHK न्यू बॉम्बे में जो आज लोग ले रहे हैं, अगर उसमें एक पार्किंग होगी तो चलने वाला नहीं है,
क्योंकि एस्पिरेशन ऑफ कार, अगर आप देखिए जो कार की जितनी ग्रोथ हुई है पिछले ये दिसंबर महीना अगर आप छोड़ दें तो पिछले 4 साल में कार का और टू व्हीलर की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है कि आप बहुत ज़्यादा हो रही है, आगे चल के और होगी। लोगों को वीकेंड कार लगेगी, गाड़ियाँ लगेगी, तो पार्किंग चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो, ठीक है, यहाँ पे न्यू बॉम्बे में मैं जानता हूँ रेलवे स्टेशन के पास में काफ़ी पार्किंग की सुविधा की गई है, लेकिन ये आज के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर 5 साल बाद देखेंगे तो बहुत छोटी पड़ेगी, तब इनके पास जगह नहीं रहेगी। तो प्रोविज़न ऐसा होना चाहिए कि आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हम प्रोविज़न आज 500 गाड़ी का करते हैं, लेकिन उसको एक्सपांडेबल 1000 तक का होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रोथ तो होने वाली है कि अगर शॉपिंग मॉल है तो 125 फुट पे एक पार्किंग होनी चाहिए, अगर कमर्शियल है तो 250 फुट पे एक होनी चाहिए, रेसिडेंशियल है तो 500 फुट पे हो। लेकिन अभी जो नया ट्रेंड इंडिया बना उसमें होना चाहिए कि एटलीस्ट पर रूम एक पार्किंग हो, और बड़ी सोसाइटी में 30 पार्किंग या 50 पार्किंग गेस्ट पार्किंग के लिए अलग से होना चाहिए। तो पार्किंग एक बात हुई जिस समस्या का समाधान हमें चाहिए होगा, लेकिन जब सामंत साहब मैं रहने आऊँगा नवी मुंबई में, मुझे कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिएंगे, कुछ अच्छे स्कूल चाहिएंगे, कुछ अच्छे कॉलेजेस चाहिएंगे और एक बढ़िया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा। जो फिलहाल है वो तो ठीक है, लेकिन आने वाले जितने बड़े प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, नैना जो पॉपुलेशन का लोड आएगा उसके लिए अभी कितनी और तैयारी की ज़रूरत है? नवी मुंबई इज़ द ओनली सिटी इन इंडिया आई वुड से जहाँ पे अगर लैंड यूज़ आप देखते हैं तो सिर्फ 12.5% रेजिडेंशियल है। आई एम टॉकिंग अबाउट 365 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सिडको एरिया, सिर्फ 12.5% रेजिडेंशियल है। 30% इज़ ऑल रिलेटेड टू वर्क क्रिएशन, इंस्टीट्यूशनल है, एयरपोर्ट, JNPT, वेयर हाउसिंग एरियाज, इंडस्ट्रीज, इट्स अबाउट 30%. Okay. 42% is open area, and around 18 to 20% is all communication, railway, on all these area. ये जो बैलेंसिंग लैंड यूज़ का है, शायद ही इंडिया में कोई सिटी रहेगा जिसमें रेसिडेंशियल से डबल वर्क प्लेसेस के एरिया, 42% ओपन एरिया जिसमें एक्टिव प्लेसेस, एक्टिव ग्रीन्स है, पैसिव ग्रीन्स है, मैंग्रोव्स है, हिल एरियाज है। शायद ही कोई ऐसी सिटी होगी जिसमें दिस काइंड ऑफ अ लैंड यूज मिक्स इज देयर। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बिलीव नहीं करेंगे कि आज न्यू बॉम्बे में मैं हमेशा वरी करता हूँ कि इतने सारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहे हैं कि वो सस्टेन कैसे हो जाएंगे। आप देखिए सिडको ने ऑलमोस्ट 7 से 8 प्लॉट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के टेंडर किए हैं और उसमें से 4-5 बन गए, बट उसको सस्टेनेबिलिटी आज नहीं है। तो फ्यूचर के लिए मैं सोचता हूँ कि ये अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है। होटल के प्लॉट्स भी बहुत सारे हैं, एयरपोर्ट के बाजू में आएंगे, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, नवी मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू मुंबई एंड एनी अदर एरिया इज मच बेटर, एंड फॉर फ्यूचर इट विल ऑल सस्टेन बिकॉज ऑफ दिस। राइट। ताजेर साहब, जो बात आपने पिछले हफ्ते छोड़ी थी उसी पे मैं आपके पास वापस आता हूँ। घर इन्होंने कहा कि मुझे मिल जाएगा ठीक ठाक भाव पे, आपने कहा अच्छा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पार्किंग एक हद तक की बात हुई, चीज़ें काम करने के लिए, लेकिन अभी जितना है उतना ठीक मान लें। जॉब ऐसी चीज़ है जिसके लिए मुझे अगर घर ले लिया, सब कुछ कर लिया, बच्चों का एडमिशन करा दिया, हॉस्पिटल भी है, लेकिन अगर मुझे जॉब स्विच करना है तो मुझे फिर कहीं और ना देखना पड़े। उतना जॉब डेवलपमेंट क्या अभी हम यहाँ देखेंगे आने वाले वक्त में? बिल्कुल, जॉब क्रिएशन जितने भी नए उद्योग वर्ग के लोग एज वेल एज सर्विस इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल पार्क से लेके जो चीज़ें आ रही है, जिसका नाम इंडस्ट्रियल पार्क होने के बावजूद भी सर्विस सेक्टर को ज़्यादा कैटर करेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इनसाइड द सिटी आज भी बहुत है। अर्लियर आज से 2 दशक पहले जरूर कहा जाता था कि नई मुंबई एक डॉर्मेटरी सिटी है, बट आज अपने आप में एक कंप्लीट सिटी है। 65% नई मुंबई के लोग हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, एंड अक्रॉस द सिटी जब भी देख रहे हैं एक काफ़ी सिक्योर्ड और सेफ सिटी है, जहाँ पे अगर जॉबों के बिगर जोन्स देखें तो थाने बेलापुर रोड एक MIDC वाला जो है वो इंडस्ट्रियल से कन्वर्ट होके अब ऑफिस स्पेसेस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे पहले भी बैलेंस की बात कर रहा हूँ कि ठीक है आपके पास IT हो गया, थोड़ा बहुत सर्विस हो गया, लेकिन थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग भी हो, थोड़ा बहुत अलाइड इंडस्ट्रीज भी हो, ताकि एक ओवरऑल वो बने। ऐसा नहीं कि आप किसी एक ही चीज़ पे निर्भर कर रहे हैं, वो अच्छी चल रही है तो सब अच्छा है, वो अगर नीचे गया तो फिर सब रुक गया। सरकार का बहुत अच्छा ध्यान है। अगर देखें तो मेजर इंडस्ट्रीज लाइक गोदरेज ने भी खालापुर में ऑलरेडी 400 एकड़ पे शिफ्ट किया है। 2000 एकड़ के ऊपर महाराष्ट्र रेसिडेंट में बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाल रही है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि राइट फ्रॉम ब्लू कॉलर टू वाइट कॉलर, हर कास्ट, हर क्रीड और हर इनकम ग्रुप के लोगों के लिए यहाँ पे आज भी एक अवेलेबिलिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है, और आने वाले समय में ये बहुत
तो घर खरीदने का एस्पेक्ट तो यहाँ काफ़ी हद तक क्लियर है कि क्यों आप घर खरीदेंगे, आपकी पॉकेट को सूट करेगा, आपके लिए जॉब भी है, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और तमाम चीज़ें वो मौजूद हैं जिसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एक निवेशक हैं, हमसे हर हफ्ते ढेरों सवाल पूछे जाते हैं प्रॉपर्टी गुरु में कि कहाँ निवेश करें, तो क्या नवी मुंबई में निवेश करें? कोठारी साहब, मेरे हिसाब से तो आज की तारीख में नवी मुंबई ही इंडिया का सबसे अपॉर्चुनिटी वाला सिटी है। आज आप देखेंगे तो आपको 2000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक के घर नवी मुंबई में मिलते हैं। वैसे ऐसा कोई शहर नहीं है जहां हम जाते हैं और वहां के डेवलपर्स ये ना कहते हो कि यहाँ सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, पिछले साल का भी अगर 2018 का भी स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो अराउंड 37,000 घर यहाँ पे सेल हुए हैं नवी मुंबई में। तो और जो घर निर्माण हुए हैं उसके कंपेरेटिवली जो सेल का रेशियो है इट इज़ वेरी हाई। मैं वही कह रहा था कि पहले भी मैंने बात की थी कि अनसोल्ड इन्वेंट्री इज़ वेरी लेस। यहाँ पे आप बनाओ, कुछ भी बनाओ, बिकता है क्योंकि लोगों को घर चाहिए नवी मुंबई में। ये उसका फर्स्ट होम है या सेकंड होम है, लेकिन घर चाहिए। तो इट इज़ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। जो एरिया अभी नया एरिया जो डेवलप होने जा रहा है, वहाँ पे आपको 3,000 रुपये से लेके 6,000 रुपये तक के घर मिलेंगे विथ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बाय नैना अथॉरिटी। सो आज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पे है अवेलेबल कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा और घर भी सस्ते में मिल रहे हैं। तो चलिए, एक निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि अगर विजन बनाए आने वाले वक्त में उसको उसका फायदा मिलेगा। देवांग साहब, जो 2018 गुजरा वो देखा जाए तो अफोर्डेबल हाउसिंग का साल कहा जा सकता है। तो हर कोई अफोर्डेबल अपने अपने हिसाब से होता है, लेकिन फिर भी लोगों के जब पॉकेट में वो चीज़ बैठ गई तो लोगों ने घर खरीदे हैं। उसी से हमने एक अपसाइड देखा भी है। नवी मुंबई में उस बात का कितना फोकस है? आप तमाम डेवलपर्स उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं? आई थिंक फ्यूचर में वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अफोर्डेबल, क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज है वो फ्रेमवर्क में नैना इज द ओनली ऑप्शन फॉर अफोर्डेबल। एग्जिस्टिंग न्यू बॉम्बे जो है उसमें टिकट साइज इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट इज कट आउट बाय सिडको एंड गिवन टू अस एज डेवलपर्स। उसमें अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारे सेल इस साल में हुए हैं। सेकेंडली, इन नोड्स लाइक उल्वे और गंसोली एंड अदर प्लेसेस यू हैव सीन राइज इन लास्ट 2 years। अगर आप देखेंगे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज, ईयर ऑन ईयर व्हाट वी से रिटर्न्स जो इन्वेस्टर्स को या जिन्होंने फ्लैट बायर्स है, इट्स अराउंड 15 to 20%, विच इज़ रोबस्ट, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। इवन ग्लोबली देखो या इंडिया लेवल पे देखो, 5,000 का रेट था उल्वे में, 4,500 to 5,000। टुडे इट इज़ कमांडिंग 7,000 to 8,000 रुपीज़ a square feet, whereas in Gansoli it was 7,000 rupees, and these are pure numbers। दूसरा, एक न्यू बॉम्बे में फ्रॉम एन इन्वेस्टर और होम बायर पर्सपेक्टिव यू हैव टू अंडरस्टैंड सप्लाई रातों रात नहीं आने वाली नहीं है। एज सर सेड, only 12% is for residential use, and you don't see supply coming overnight। Finally, investment is a driver of नैना में भी नहीं, Naina is a different market। We are talking about Navi Mumbai market। So Navi Mumbai के अंदर जब आपके पास रातों रात सप्लाई आती नहीं है ना, any rates are subject to सप्लाई एंड डिमांड। अगर सप्लाई नहीं आती नहीं एंड डिमांड इज एवर इंक्रीजिंग, तो उसकी शॉर्टेज होने से भाव बढ़ने वाला है, वो स्वाभाविक है। एंड दैट इज व्हाई वी हैव हिस्ट्री टू शो दैट इवन इन डिप्रेस्ड रियल एस्टेट मार्केट फॉर लास्ट 5 years, न्यू बॉम्बे हैज डन रीजनेबली वेल, किधर कम किधर ज़्यादा, बट ऑलमोस्ट ऑल द नोड्स हैव परफॉर्म एक्सट्रीमली गुड। उल्वे की बात करें, थोड़ा एक्सटेंड कर दें, पनवेल में भी कि एयरपोर्ट और तमाम चीज़ों से प्राइस पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, तो एक जिगजैग टाइप का हम वहाँ देखते हैं। तो क्या इसका खतरा रहेगा हमेशा? जैसे टाइम जाते और आगे बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉलिड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो अनसर्टनिटी एलिमेंट है वो फ्यूचर में बहुत कम हो जाएगा। न्यू बॉम्बे विल कम आउट एज ए लीडर दैट। और इसका एक वजह है कि निवेशक की हम लोग बात कर रहे थे, तो निवेशक आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप हम लोग देख रहे हैं 2-3 महीने में दिल्ली में क्या हो रहा है, रोज का टीवी पे आ रहा है यार। सो द HNIs एंड द एलीट्स who want to really shift to a place where the air quality and other factors, livability factors are very good। अगर ये कॉन्टेस्ट से हम लोग देखते हैं सारी सिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहा है, तो आगे निवेशक नवी मुंबई में ही आएगा, बिकॉज एयर क्वालिटी, लिवेबिलिटी, ये जो एस्पेक्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहीं भी मुझे नहीं दिख रहे एज़ कम्पेयर टू नवी मुंबई। अगर डेंसिटी भी लो है, जैसे मैंने आपको बताया कंपेयर करके, तो ये सब सिनारियो में ऐसे लग रहा है कि नवी मुंबई उभर के आएगा एज ए लीडिंग सिटी इन द कंट्री।
or investment and HNIs will definitely come and invest in this place because this is the most happening place today in India. और एक चेंजेस हम न्यू बॉम्बे में देख रहे हैं कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ वांट टू कम हियर. एक यूनिवर्सिटी जब आती है, व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक बूम इट गेट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक फैसिलिटेटर इट बिकम्स टू द मेन इंडस्ट्री. आई थिंक दैट इज वन थिंग, हाँ, दैट इज वन थिंग व्हिच नीड्स टू बी टैप्ड. राइट. यस. ताजेर साहब, एक चीज़ जो है, लोग हमसे पूछते हैं कि घर खरीद लिया चलिए, लेकिन वहाँ किराया मुझे कितना मिलेगा. बहुत सारे निवेशक हैं जो घर को खरीदना चाहते हैं फिर किराए पे चढ़ाना चाहते हैं. रेंटल यील्ड्स के मामले में नवी मुंबई कहाँ है? रेंटल यील्ड्स ऑलमोस्ट एट एन एवरेज ऑफ 2.5 to 3% है, जो अक्रॉस अगर इंडिया देखे तो एवरेज यही लेवल के ऊपर है. और बिकॉज जैसे कहा गया कि भारतवर्ष के अलग अलग प्रदेशों से लोग इस तरफ नहीं आते और ये शहर भी पूरा माइग्रेंट सिटी रहा हुआ है, तो पहला हर व्यक्ति जो आता है, जो कंटिन्यूसली आ रहा है, वो साल 2 साल कहीं ना कहीं भाड़े पे ही रहता है और फिर उसके बाद में डिसाइड करता है कि पूरे शहर में से किस लोकेशन पे उसको रहना चाहिए. तो रेंटल यील्ड्स, रेंटल मार्केट या सेकेंडरी मार्केट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. और क्योंकि डिस्टिंक्टली देखें तो एक बारी 5,000 रुपये से लेके 20-25 हज़ार रुपये में भी एक अच्छा घर अच्छे टावरों में भी मिल जाता है. तो ये एक इकोनॉमिक क्लासेस के लोग, जो लोग हैं जिनकी आमदनी एवरेज एक 30-35 हज़ार, 25 हज़ार से लेके 50 हज़ार रुपये तक है, उनके लिए एक एक्सेप्टेबल कंडीशंस है रहने के लिए. और इसीलिए दिखता है कि आने वाले समय में एक आबादी का काफ़ी बड़ा ग्रोथ होगा. राइट. तो समअप करने के लिए काबरा जी आपके पास आएंगे. दर्शकों को हम हमेशा आपकी वो राय सुनाते हैं. अगर आप एक निवेशक के तौर पे नवी मुंबई को देखें तो क्या आप यहाँ निवेश करना पसंद करेंगे, और करेंगे तो क्यों? ऐसा है कि जो मेरे को ऐसा लगता है कि न्यू बॉम्बे जो है, ये पनवेल और जो नैना, इस सब के बीच का एक, मुंबई के बीच का एक सेंट्रल बेस बनने जा रहा है. जिस तरह मुंबई में देखें कि जो लोअर पेल एरिया जो एक एकदम चेंज हुआ, मैं उसी को आइडेंटिकल न्यू बॉम्बे समझ रहा हूँ अभी. क्योंकि जिस ढंग से लोग नैना में इन्वेस्टमेंट आएगा या खालापुर में इतनी फैक्ट्री आ रही है, अगर बड़े बड़े उद्योगपति अगर समझो खालापुर फैक्ट्री लगाते थे, वो भी हो सकता है कि आगे चल के साउथ बॉम्बे से आने के बदले दे में शिफ्ट टू न्यू बॉम्बे. तो न्यू बॉम्बे ये जो एरिया पर्टिकुलर देखा जाए तो ये पूरे इतने बड़े एरिया का, यानी जो 600 किलोमीटर एरिया का बिल्कुल एकदम और बम्बई के बीच का एकदम सेंट्रल पॉइंट बन जाएगा. इसको सही ढंग से और अच्छे से मार्केटिंग किया जाए. जैसे आपने बताया, ये जो मरीन ड्राइव एरिया जो न्यू बॉम्बे का बोलते हैं, इट्स एन वेरी हाई एंड एरिया. अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, दे फील कंफर्टेबल. तो स्कोप है यहाँ पे बढ़ने का. अब जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का है कि आई एडवाइज, जो मेरे को दिखता है ऐसा कि बेटर टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल एंड गिव ऑन लीज रेंटल विल बी बेटर यील्ड. क्योंकि रेसिडेंशियल में जैसे शाहजहां साहब ने बताया, वो 2.5%, 3% यानी मीन्स महीने का 20 पैसा 25 पैसा अपने मुश्किल से बैच छूटता है. पर आई सी कि ये फ्यूचर में बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, जैसे मेरे को आज आने के बाद यहाँ लगा कि हमारी भी एक ऑफिस न्यू बॉम्बे होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि ग्रेजुअली ये एरिया जो हम लोग यहाँ से डेवलप करेंगे. तो आई थिंक सो कपल ऑफ कॉर्पोरेट्स विल हैव द ब्रांच. और जिस तरह से रिलायंस ने आज मुकेश अंबानी खुद भी आज ये रोज़ यहाँ पे आता और इतना बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर बनाया है यहाँ पे, तो उसका भी एक विज़न होगा. तो उसके फॉलोअर भी बहुत रहते हैं कि यहाँ पे, यानी आज ये हो सकता है कि आप यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस करके भी अपना काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये सीवीडी का ट्रांसलेट. एक बात पक्की, ये जो सरकार है अभी, चाहे केंद्र की है राज्य की है, इसमें जो जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें काम हो रहा है. लेकिन देखिए, काम में जो समय लगता है, कि हमारे इंडिया में डिपार्टमेंट भी 100 से ऊपर अलग अलग होता है. इन्वायरमेंट होता है, ये होता है, फिर सोशल वर्कर भी दुनिया भर के इतने हो गए कि पूछो मत, क्या रहे अपना काम नहीं करते. लेकिन जो सारे काम चल रहे हैं, इट्स अ मैटर ऑफ 5 to 10 ईयर्स. और कोई भी वैसे भी रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका अगर 5 से 10 साल का स्पेक्ट्रम नहीं होता है, तो वैसे भी इकोनॉमिकल के 12% GST भरते हैं, 5% स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, तो 17% तो उसमें चला जाता है. तो वैसे भी इन्वेस्टर को अगर 10 साल का स्पेक्ट्रम नहीं है, तो नाइदर इशू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, नाइदर उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए. स्पेक्ट्रम को पहले बड़ा करो, फिर इन्वेस्ट करो, देन इट्स ओके. राइट. तो चलिए, नवी मुंबई के लिए ये तो हो गया कि एक निवेशक के तौर पे भी आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं. काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं. बहुत सारी बातें हमने की कि क्यों आपको यहाँ निवेश करना चाहिए. निवेश के लिए एक सही पॉकेट साइज़ भी आपको मिल जा रहा है कि आप इस तरह का घर लें या उस तरीके का घर लें. और अगर आप रहने के लिए घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी सारे जो कारण हैं वो नवी मुंबई के अंदर मौजूद हैं. रही बात विजन की कि आने वाले वक्त में न कुछ 5 साल का वक्त हम पकड़ लें तो नवी मुंबई में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं, जिससे फिलहाल ये शहर
गुजर रहा है, लेकिन यही परिवर्तन अगर आप आज देख पाएंगे तो आने वाले वक्त में वही आपके प्रॉफिट के तौर पे या रिटर्न के तौर पे आपके पास आएगा, चाहे आपका खुद का घर हो या फिर आपने प्योरली निवेश के पर्पस से खरीदा हो या किराए पे चढ़ाने के लिए लिया हो। तो उम्मीद यही करते हैं कि नवी मुंबई के लिए जितनी सारी बातें आज हमने यहाँ बैठ के की हैं, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे चलता है, थोड़ा बहुत चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन मोर और लेस 5-7 साल में वो सारे ड्राइवर्स, वो सारी चीज़ें हमें ज़मीन पर हकीकत पर चलती हुई नज़र आएंगी और उन सब का फ़ायदा इस शहर को मिलेगा और अगर इसे मिलेगा तो वो आपको मिलेगा। तो इसी नोट पर इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। हमारे सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि 2 हफ्तों तक आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और नवी मुंबई पर इतनी इन डेप्थ बातचीत हुई, और आप सभी का भी शुक्रिया जिन्होंने दिल लगाकर इस कार्यक्रम को देखा। तो इंडिया रियल एस्टेट गाइड के स्पेशल एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन हर हफ्ते इंडिया रियल एस्टेट गाइड आपको देश के अलग अलग हिस्सों में नई प्रॉपर्टीज दिखाता रहेगा। तो एंजॉय दैट। नमस्कार।